इस तरीके का कि कुछ कॉलेज इंजीनियरिंग निकाल लेनी है या कुछ इस तरीके का कि कुछ ऐसा करना है, क्योंकि अरे आप दुबे जी के बेटे हो। तो देखिए सारी जर्नी जो होती है ना आदमी की, वो केवल इतनी सी होती है कि जैसे मान लीजिए आपका नाम यहाँ पे सिद्धार्थ दिखा रहा है सामने मेरे को और अनीश राज दिखा रहे हैं, तो सारी लड़ाई ये होती है कि दुबे जी के बेटे से दिव्य प्रकाश दुबे के बाप हो जाने की लड़ाई होती है। मतलब आपका हर किसी का जिंदगी में अगर ये कर लेना कि कोई आपके मोहल्ले में आपके फादर को आपके नाम से जानने लगे, जैसे आपके स्कूल में आपके पेरेंट्स जब आते होंगे तो आपके नाम से उनको जाना जाता है, और लाइफ में आप ऐसा कुछ करें कि आपके नाम से, ये हमेशा ये विचार लेके चलना चाहिए। मुझे लगता है ये हमेशा ना एज अ गाइडिंग लाइट काम करता रहता है। तो मैं जब निकला वहां से घर पहुंचा, कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे को, क्योंकि एक तरफ तो मैं कंफ्यूज भी था। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अब तो ऑप्शन और भी ज्यादा है पहले से कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं जब लौट के आया तो मुझे और कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने कहा मैं यार एमबीए कर लेता हूँ। और यूपीएससी की तैयारी तो बड़ा मुश्किल है, और यूपीएससी की तैयारी करने का ये था कि अब लेट भी लग रहा था मुझे कि अब कब करूंगा, 30 साल तक अगर तैयारी करता रहा कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। और दूसरे, चूंकि सरकारी नौकरी मैंने बहुत अंदर से देख लिया था पूरा सिस्टम पिताजी की वजह से, तो मेरा सरकारी नौकरी से मन भी उठ चुका था, ऐसा कोई मेरा मन भी नहीं था कि मैं वो करूं। वो मेरे साथ पर्सनल है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग यूपीएससी दें या तैयारी करें, तो ऑल गुड, मतलब उसमें कुछ नहीं, आपको इस बायस के साथ नहीं जाना चाहिए कि वो गड़बड़ है। और क्योंकि आप अगर बैठेंगे निकालने ना, तो हर जगह कुछ गड़बड़ होगी और कुछ अच्छा होगा, कुछ प्रॉस होगा कुछ कॉन होगा। तो किसी भी प्रोफेशन में वो रहता है। तो यहाँ से जब मैं लौट आया तो फिर मैंने कहा कि एमबीए की तैयारी करते हैं। फिर मेरा लिखना विखना जो था वो एक तरीके से छूट गया था, लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज हुई, जब आप सारी उम्मीदों के रास्ते खो जाते हैं तो एक आध चीजें बिल्कुल मैजिकल होती हैं। जब आप और वो होती हैं, वो आपके साथ घट के रहेंगी, आप उसमें वो अपने आप आती हैं जब आप तैयार हो जाते हो उसके लिए। तो हुआ क्या कि हमारी कॉलोनी में एक भैया थे, उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी जैसे आप लोग देखते होगे, आप यूट्यूब भी खोलते हो या टीवी खोलते हो, कई सारे ऐड आते हैं ना, लिरिल का ऐड आता है, रिन का ऐड आता है, पेप्सी का ऐड आता है, कोका कोला का आता है। तो ऐसे ही उनकी लखनऊ में एक एजेंसी थी जो वो ऐड बनाती थी। तो जो सीरियल बनाते हैं या शो बनाते हैं वो लोग अलग होते हैं, ऐड बनाने वाली एजेंसी अलग होती है, वो ऐड बना के बेचते हैं जो प्रोडक्ट के साथ उसमें होता है। तो इनका एक काम था, अब चूंकि मैं कॉलेज में पढ़ना लिखना मैंने शुरू कर दिया था, तो मैं कविताएं वगैरह लिखने लगा था, थोड़ी बहुत कहानियां लिखने लगा था। तो मैंने इनको बताया कि अब मैं आ गया हूँ लौट के, और अब मैं, आप चूंकि ऐड बनाते हैं और मुझे ऐड में ये लगता था कि इसमें तो कविता ही लिखनी होती है। आप देखो मोस्टली ऐड में राइमिंग होती है ना एक, और उस समय के ऐड में होता था कि सारे जो एड्स आते थे 2005 में सब राइमिंग वाले होते थे, गाने की तरह आते थे। या जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, या दिल मांगे मोर, इस तरीके के एड्स आते थे, किटकैट ब्रेक तो बनता है, दुनिया भर के ऐड जो उस तरीके। मैंने कहा ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूँ, आप बताइएगा। तो मैं उनके यहाँ जब गया तो उन्होंने मेरे को एक ऐड दिया लिखने को, और ऐसे ही कि जैसे ये तो लिख नहीं पाएगा, उनका राइटर जो था वो थोड़ा टाइम लगा रहा था, और उन्होंने दिया। और वो ऐड था, एक मिश्राम्बू करके चीज आती है, ठंडई जिसको बोलते हैं, बनारस में खूब चलती है और यूपी साइड में खूब ठंडई का वो होता है। तो मिश्राम्बू ब्रांड था, और मिश्राम्बू का उन्होंने कहा इसका ऐड लिख सकते हो। तो मैं गया और मैंने 1 घंटे में लिख के दे दिया उनको। तो बड़ा वो सरप्राइज हुए। फिर उन्होंने एक और टेस्टिंग के लिए एक स्कूल का एंथम लिखवाया उन्होंने। कोई ऐसा स्कूल था जिसका टैगलाइन कुछ मॉडर्न विद ट्रेडिशनल वैल्यूज टाइप का कुछ था। तो उसका एड जो उन्होंने वो दिया, वो मैंने आधे घंटे में लिख के दे दिया। तो उनको ये लगा कि यार इतनी जल्दी तो कोई लिख नहीं सकता, ये कहीं से नकल करके लिख के ला रहा है। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से लिखा है तुमने, कहाँ से उठाया है। तो मैंने कहा उठाया कुछ नहीं है, ये तो मैंने खुद ही लिखा है ऐसा। तो वो बड़ा सरप्राइज हुआ, उन्होंने कई बार पढ़ा, और वो कागज का टुकड़ा जो मैं लिख चुकी, ऊपर नीचे ही रहते थे हम लोग। तो गया तो उन्होंने मेरे को उस समय 2005 की मैं बात बता रहा हूँ, 2005-06 की। तो उन्होंने मेरे को 1000 रुपए दिए, और ये मुझे बोला कि देखो तुमने जो लिख के दिया है इससे मैं 1 लाख रुपए कमाने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें 1000 रुपए इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम ये जान जाओ कि तुम लिख के भी कमा सकते हो लाइफ में। ये टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का, क्योंकि ना बाद में उन भैया ने कुछ बहुत अच्छा नहीं किया लाइफ में, उनकी एजेंसी भी उन्होंने उतनी अच्छी नहीं चली उनकी, और बाद में मतलब बहुत बाद में। लेकिन उस आदमी ने, उन भैया ने मेरे को एक ऐसी चीज बता दी मेरे बारे में जो मुझे खुद नहीं पता थी। जैसे जो आपको कोई बता दे, जैसे कई सारे दोस्त होते हैं या कई सारे आपके पेरेंट्स भी होते हैं या कोई चाचा या कोई मोहल्ले के भैया टाइप के लोग नहीं होते हैं। जब आप खेलने जा रहे होते हो, जैसे कोई बैटिंग पे आउट हुआ और आप बैटिंग करने जा रहे होते हो, तो पीछे हर कोई हूट कर रहा होता है दूसरी टीम का,
लेकिन एक आपका कोई दोस्त या एक आपके टीम का जो कैप्टन होता है ना, वो एकदम से कंधे पे ऐसे हाथ रखता है और बोलता है, अरे तू कर लेगा, है ना। वो कंधे पे हाथ रख के बताना कई बार इसलिए जरूरी होता है कि भले आप उतने टैलेंटेड ना हो, लेकिन आप वो गेम खेल लो, आप जाके अपनी जो लिमिट है उसके बियॉन्ड जाके वो खेलो। तो यहाँ पे उन्होंने, भैया ने मुझे वो चीज बताई कि यार तुम लिख के कमा सकते हो। और मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं यार, मैं लिख के कुछ गुंजाइश है, क्योंकि जब आप पहली बार अपना लिखा, मैंने टीवी पे ऐड देखा, तो मुझे अलग ही लगा कि मैंने कहा अरे ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई कि मतलब मेरा लिखा हुआ टीवी पे आ रहा है ना। हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो हम सोचते थे कि अगर टीवी पे हम कभी आ जाएं तो ये सबसे बड़ा सपना हो सकता है आदमी का ना, कि टीवी पे आ गए, ये टीवी पे आते हैं, या अखबार में नाम आ जाए। जैसे जो लगता है ना कि अखबार में हमारा नाम आ जाए, तो 10th और 12th तक तो अखबार में नाम आने का यही तरीका लगता है कि स्कूल टॉप कर जाओ या जिला टॉप कर जाओ या स्टेट टॉप कर जाओ, तो आपको अखबार वाले एक दिन के लिए साल भर में पकड़ते हैं, उसके बाद अगले दिन कोई पूछने नहीं आता, है ना। तो मुझे लगता था पेपर में नाम आना कितनी बड़ी बात है, मतलब लगता था अरे पेपर में नाम आना चाहिए। और पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता था कि, और मैं जब टॉपर्स के, वो जो 10th के रिजल्ट और 12th के आते थे, और वो लोग उनसे पूछते थे बच्चों से, अरे कितने घंटे पढ़ते थे आप, और वो मिठाइयों के साथ और माला के साथ एक फोटो आती, बड़ा अच्छा लगता है। और मेरी तो तमन्ना ही रह गई कि जैसे मेरी मदर, मैं एक पर्सनल बताता हूँ, तो वो हमेशा यूपी बोर्ड में मेरिट आती थी, तो वो मेरिट में मेरा नाम ढूंढती थी पहले। अब वो मेरिट में नाम ढूंढ रही है कि शुरू के 30 लड़कों में हम उनका बेटा होगा, उनको कभी वो नाम ही नहीं मिलता था। और वो फिर करते कराते आती थी, तो फिर वो पहले 75% वाला देखती थी, फिर आके उनको मतलब लगा रहे फर्स्ट डिवीजन तो आ गई है, तो बेचारी नाम ढूंढती रहती, उनको नाम ही नहीं मिलता था, और बोलती थी कब आएगा तुम्हारा नाम। मतलब प्यार से ही पूछती, नहीं ऐसा कोई प्रेशर नहीं बनाती थी। और मुझे बड़ा अंदर से लगता था कि अरे यार, ये मैं मतलब कुछ ऐसा करूं कि कभी नाम आए। ये सब हुआ। उसके बाद मैंने एमबीए किया सिम्बायोसिस से, और सिम्बायोसिस से एमबीए करने के बाद में मेरी नौकरी लगी आइडिया में। और जहाँ पे मैं विशाल सर से मिला, उसके नौकरी करने के 3 साल बाद मुझे लगता है, मतलब 2011 में हम लोग की मुलाकात हुई होगी, 12 में मुलाकात हुई होगी। और जब नौकरी कर रहा था तो उस समय पैरेलली, हाँ मैं एक चीज रह गई, तो एमबीए में जब मैं पहुंचा, जो पांचवी बड़ी चीज मैं बताता हूँ आपको, तो जब मैं एमबीए में पहुंचा सिम्बायोसिस में, तो वहां पे मुझे तो ये भ्रम हो चुका था ना कि मैं लिखने लगा हूं, मैं लिख सकता हूँ कुछ ना कुछ, मेरे लिखे हुए तो ऐड आते हैं, मेरा लिखा हुआ तो कुछ कुछ होता है। तो जब मैं वहां पे पहुंचा, तो कॉलेज में चूंकि एमबीए में बहुत अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। आप कोई बंदा वहां पे कोई बीए किया हुआ आएगा, कोई वहां पे बीएससी किया हुआ आएगा, कोई वहां पे 10 साल नौकरी करके आएगा। तो एमबीए में इतने अलग अलग तरीके का पूरा बैच होता है, खास करके मेरे कॉलेज में था जो सिम्बायोसिस में, एसआईबीएम पुणे का पढ़ा हुआ हूँ मैं। तो अलग अलग तरीके के लोग थे, जैसे जो मेरा रूममेट था वो 6 साल काम करके आया था लार्सन एंड टुब्रो में। तो वहां पे जब मैं पहुंचा, तो वहां पे मुझे लगता था कि मैं तो बहुत बड़ा राइटर हो गया हूँ, और मैं तो एक बार में लिख देता हूँ ऐड और ये वो। वहां पे जब पहुंचा, एक प्ले लिखना था, प्ले जब लिखा तो मेरा एक दोस्त था समर्थ, उसने बहुत सीरियस थिएटर किया हुआ था, मतलब प्रॉपर अब बड़े लोगों के साथ थिएटर किया हुआ था पुणे में। तो मैंने कुछ लिख के दिया, तो उसने कहा यार ये तो बेकार लिखा है। तो मुझे लगा कि अरे मतलब बेकार कैसे हो सकता है, मैंने लिखा है। लेकिन वो लाइफ लेसन था कि आप जो भी चीज कर रहे हैं, आप उसको समय समय पर उसका रियलिटी चेक लेते रहें कि क्या वो, इज इट गुड इनफ। क्योंकि कोई भी जो काम आप, हिंदुस्तान में कम से कम इतना पॉपुलेशन है, इतने लोग हैं हर जगह उस लाइन में लगे हुए, कंपटीशन इतना है, कि आप जो भी कर रहे हैं वो आपके अच्छा करने से नहीं होगा, वो बहुत अच्छा करने से ही होगा। और अच्छा भी एक लेवल से ऊपर करने से ही होगा, तब आप पहुंचेंगे कहीं पे। तो जो समर था, उसने मेरा लिखा हुआ सब पूरा प्ले रिजेक्ट कर दिया। तो वो मैंने रात भर बैठ के दोबारा लिखा, तिबारा लिखा, और तब जाके उसको अच्छा लगा, तब वो बहुत अच्छा प्ले बना। और तब मेरे को लाइफ में रियलाइज हुआ कि भले आप हॉबी की तरह कोई चीज कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपको वहां पे नेक्स्ट लेवल जाने की जरूरत पड़ेगी। और तब आपको पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पहले से, क्योंकि एक समय तक आप केवल उसको हॉबी की तरह लेते हो ना, अच्छा चलो यार मैं बैडमिंटन खेल लेता हूँ। लेकिन एक पॉइंट लाइफ में आता है ना कि नहीं यार, बैडमिंटन अच्छा खेलना चाहिए, उसके रूल्स क्या है, वो शटल आपको पता होना चाहिए अंदाजे से कि वो लाइन पे गिरेगी कि लाइन के बाहर गिरेगी, इस लेवल का प्रिसीजन आ जाना चाहिए। जो भी आपकी हॉबी हो या जो भी है, आ जाए तो बढ़िया, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं। मतलब आइडियल ये है कि आप किसी भी फील्ड में वो आपको पता चल जाए ना, जैसे सवाल देखते ही कई लोगों को पता चल जाएगा कि 4 लाइन का जवाब है या 10 लाइन का है। तो ये, या जैसे तेंदुलकर को बॉल दिखती है ना, जैसे वो जब सौरन कोई बैट्समैन बना लेता है, तो उसको बॉल नहीं दिखती, वो फुटबॉल की तरह दिखने लगती है ना, फिर वो धड़ाधड़ मारता है उसको।
तो वो जो आप बहुत समय बिताते हैं किसी चीज के साथ, तो वो आपका एक्सपर्टीज आ जाता है। तो यहाँ पे वो रिजेक्ट हुई मेरी राइटिंग। लेकिन बाद में फिर समर्थ के साथ ही मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्में बनाई और हम लोग पैरेलली नौकरी करते रहे। उसके बाद छठी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मान लीजिए आप जो भी कर रहे हैं और आपने आपने सब सही रहा, आपने अच्छे कॉलेज से पढ़ लिया, आपकी अच्छी नौकरी लग गई, लेकिन एक पॉइंट के बाद आप रियलाइज करोगे, कई लोगों के साथ ऐसा होगा आई एम श्योर, और नहीं होता है तो बहुत बढ़िया, अगर होता है आपको लगेगा कि यार ये बहुत रेगुलर है लाइफ में, ये मंडे टू फ्राइडे ऑफिस होता है, फिर यार 2 दिन मैं इतना थक जाता हूँ उस 5 दिन की थकावट मिटाने में कि कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या करें, है ना। और आपको एकदम से ये लगेगा कि ये तो बहुत रूटीन हो गया है, जैसे आजकल आपको कितना भी अच्छा या खराब हो, स्कूल भी रूटीन लगने लगता है, आपको हर चीज रूटीन लगने लगती है, जैसे घर में आजकल हम लोग बंद है तो रूटीन लगने लगता है। तो वहां पे एक चीज हुई मेरे साथ कि वहां पे जब मैं आइडिया में नौकरी कर रहा था, और वहां पे बहुत मुश्किल था शुरू वाला समय, क्योंकि बहुत टफ जॉब थी, क्योंकि शुरू में जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, आप में से बहुत लोग शायद जो एमबीए करेंगे वो लोग किसी कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग नॉर्मली फास्ट ट्रैक ग्रोथ प्रोग्राम जैसा होता है, जहाँ पे आपको बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि यार ऐसे तो बहुत बोरिंग हो रहा है, तो कुछ ना कुछ पैरेलली करते हैं। तब मैंने पैरेलली कहानियां लिखना शुरू की, और मैं इन लोगों के टच में था। फिर वो पहली किताब जब आई तो मुझे लगा कि अरे यार, मैंने 3 साल नौकरी की, 3 साल नौकरी की और साथ में एक किताब भी लिख ली, तो एक एडेड चीज हो गई मेरी आइडेंटिटी में। अब मैं केवल एक मैनेजर नहीं था किसी बड़ी कंपनी में, अब मैं एक राइटर भी था जब किताब आ गई है इस तरीके। तो हमेशा, और फिर एक आई तो फिर मैं थोड़ा सीरियस हुआ, फिर विशाल सर ने बड़ा गाइड किया मेरी, मुझे लगता है सारी किताबें इन्होंने छपने से पहले पढ़ी हैं, पहली वाली छोड़ के, तब तक हमारी जान पहचान शायद नहीं थी। और ऐसे आपके लाइफ में अपने आप वो मेंटर भी आ जाएंगे जो आपको सही राय देंगे। और आप एक जो मैं एक चीज और बताता हूँ कि आपके लाइफ में ना ऐसे लोग होंगे, कुछ एक दोस्त ऐसे होंगे आने वाले समय में जो आपको ना थोड़ी टफ राय देंगे, वो हमेशा ना कंफर्टेबल नहीं करेंगे, आपको अनकंफर्टेबल करेंगे। उनकी बात आप जरूर सुनिए और ऐसे लोगों को हमेशा साथ रखिए, क्योंकि हमेशा जो आपका दोस्त अच्छा अच्छा बोले ना, उससे आप कहीं बहुत अच्छा बन नहीं सकते एक पॉइंट के बाद। और धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारी केवल तारीफ करता है या हमारे उसमें रहता है, हम केवल उसके टच में रहते हैं, जबकि जो रियलिस्टिक पिक्चर है हमेशा वो जरूरी होती है। तो वो फिर हुआ, फिर वहां से पहली बार टेडेक्स में फिर बोलने का मेरे को इनवाइट आया, जहाँ पे उससे पहले हिंदी में किसी ने नहीं बोला था इंडिया में। तो वो बोले, फिर वो एक एक करके आप सुर पकड़ लेते हो। और फिर फाइनली एक पॉइंट ऐसा आया कि जब मुझे लगा कि जितना मैं एमबीए की नौकरी और 10 साल की नौकरी और उसके बाद जितना कमा सकता हूँ, उतना मैं घर बैठ के राइटिंग करके भी कमा सकता हूँ, और उससे ज्यादा शायद कमा सकता हूँ। तो फिर मैंने वो एक नेचुरल शिफ्ट ले लिया। मैंने तो बहुत धीरे धीरे लिया, मैंने कोई एरैटिक, जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली के जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, जो घर वालों की बात मानते हैं, उन्होंने कहा बेटा इंजीनियरिंग कर लो, कर ली, एमबीए कर लो, कर ली, नौकरी कर लो, कर लिया, वहां पे एजीएम हो गए, हो गया। फिर वो, बट पैरेलली मुझे वो बेचैनी बहुत थी कि कुछ मेरे को करना है, करना है, करना है। और मैंने धीरे धीरे अपना एक ऑल्टरनेट करियर बनाया। और आई एम श्योर आप में से, चूंकि अभी आप बहुत अर्ली स्टेज में हो, अगर बेस्ट केस तो यही है कि आपको कोई ऑल्टरनेट करियर ना बनाना पड़े, आप जो कर रहे हो उसी में आपको मजा आए। लेकिन लाइफ में ऐसा होता नहीं है। आपको कई बार इस तरीके का होगा कि आप जो चीज कर रहे हो उससे बोर हो जाएंगे, तो आप उससे घबराएं नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप किसी भी फील्ड में किसी भी एज में एक ऑल्टरनेट करियर बना सकते हैं। और उस करियर को कैसे बनाना है उसकी बात मैं अब बातचीत से करूंगा, सवाल जवाब से करते हैं, क्योंकि बहुत वो प्रवचन की तरह मैं बोल रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि अब सवाल जवाब की तरीके से बात करते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है सर? नहीं, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आपकी खासियत ही यही है कि आप प्रवचन की तरह नहीं बोलते हैं। ठीक है। ये यही एक आपकी बहुत बड़ी खासियत है कि वो ऐसा लगता है जैसे कि घर का कोई सदस्य हमारा अपनी कोई बात बता रहा है और सभी लोग बड़े उसको रुचि के साथ सुनते हैं। और मैं एक्चुअली अभी इनवाइट करूंगा क्वेश्चंस, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे, जो गार्जियंस हैं उनसे। आप लोग चैट में जाकर अपने क्वेश्चंस टाइप कीजिए और मैं उसको दिव्य के सामने रखूंगा। हाँ, मतलब चैट मैं में आप लोगों जाकर को आप। एक चीज बता दूं सवाल से पहले, जैसे ना अब कोई अगर ये पूछे कि कहानी कैसे लिखते हैं, है ना, जैसे मतलब नॉर्मली कि हम कैसे बुक लिख सकते हैं या बुक कैसे पब्लिश होती है, तो मैं 2-4 मिनट उस पर स्पेंड कर लेता हूँ, क्योंकि फिर वो सवाल रिपीट नहीं होंगे उसमें। तो जैसे ना, हाँ प्लीज। कहानी कैसे लिखते हैं, या जैसे विशाल सर, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, बहुत अच्छी गजल और नज्म लिखते हैं और कविता लिखते हैं। और मतलब मेरे मुझे तो कोई ऐसा मिला नहीं सर स्कूल के समय, मैं कुछ बन गया होता अच्छा।
और तो जो कविता कैसे लिखते हैं, कहानी कैसे लिखते हैं ना, ये सवाल पहला अगर आता हो तो मैं बता दूं पहले, ये किसी को नहीं पता, किसी राइटर को ये नहीं पता होता कि लिखते कैसे हैं, है ना। आप जो काम कर सकते हैं, देखिए आपके हाथ में क्या है कि आपसे पहले बहुत सारे लेखक लोग आए हैं और आपसे पहले बहुत सारा ज्यादा कुछ लिखा गया है। इवन जो आप बहुत अच्छी फिल्में देखते हैं या आपको जो भी सीरीज आजकल आ रही है, वेब सीरीज देखते हैं, वो कहीं ना कहीं वो जब शूट होने से बहुत पहले कोई बैठ के उसको कागज पे लिखता है, उसको टाइप करता है, वहां पे वो दुनिया तैयार होती है, बाद में सब कुछ डायरेक्टर आता है, एक्टर आता है, प्रोडक्शन डिजाइनर आता है, और तब बाद में बनती है। या फिर मान लीजिए आप किताब जो जो है, तो कहानी कैसे बनती है ये किसी को नहीं पता होता कि कैसे आती, कैसे है, बनती कैसे है। लेकिन जो कहानी या जो पूरा लिटरेचर वाला पार्ट है, ये मोटा मोटा क्या होता है कि आप जैसे हर कोई दुनिया सेम दुनिया देख रहा है, हर कोई सेम दरभंगा देखता है, लेकिन कुछ लोग दरभंगा को एक अलग नजरिए से देख लेते हैं। कुछ जो लोग होते हैं, जो राइटर जैसे होते हैं, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। और मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आप किसी भी पोजीशन, किसी भी कंपनी, किसी भी जगह पहुंच जाएं, चाहे वो साइंटिस्ट हो जाएं, चाहे किसी कंपनी में सीईओ हो जाएं, या अपना कोई बिजनेस शुरू करें, जो चीज आपको बाकी लोगों से अलग करती है वो होती है आपका पॉइंट ऑफ व्यू। आप उसको कैसे देखते हैं। इनफैक्ट जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं किसी भी कंपनी में, उनको ज्यादा सैलरी ही इस बात की दी जाती है क्योंकि वही सेम इंफॉर्मेशन, वही सेम सिचुएशन में वो अलग बेटर डिसीजन ले लेते हैं। अलग बेटर डिसीजन लेना ही पॉइंट ऑफ व्यू है। वो पॉइंट ऑफ व्यू कैसे डेवलप होता है, वो गलतियां करके होता है, वो अपने क्राफ्ट में आप जो भी कर रहे हैं उसमें समय बिता के होता है। उसमें जितना आप बेहतर, जैसे आप कई बार सवाल देखते ही समझ में आ जाता है ना कि अरे ये तो मुझे आता है और ये मैं ऐसे कर लूंगा, इसको मैं 4 लाइन में लिख लूंगा, इसको मैं 3 लाइन में लिख लूंगा, या इसको मैं ऐसे कर लूंगा। जो पॉइंट ऑफ व्यू है, और पॉइंट ऑफ व्यू कमाल की बात है ना कि कोई आपको दे नहीं सकता, वो आपको धीरे धीरे अपने आप ही डेवलप करना होता है। बहुत बार क्या होता है, जब आप अर्ली एज में होते हो तो जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपका नहीं होता, वो आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स का होता है, और जो उस एज में सही भी होता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद, एक समय के बाद आपको इतना पढ़ाया लिखाया क्यों जा रहा है, ताकि एक समय के बाद आप खुद अपने लिए बेहतर डिसीजन ले पाए। अगर आप 25 साल की उम्र में भी इस बात पे डिपेंडेंट हैं कि आपके पेरेंट्स या आपके कोई टीचर या कोई आपके ऑफिस के बॉस आपका डिसीजन लें, तो ये सही स्पेस में नहीं है। आप उनसे राय लें, लेकिन डिसीजन अपना होना चाहिए। और मैं ये हर फील्ड के लिए बता रहा हूँ, मैं केवल राइटिंग के लिए नहीं, क्योंकि हर राइटिंग में हम लोग को चॉइस बहुत जल्दी लेने पड़ता है लिखते हुए कि इस कैरेक्टर को जिंदा रखना है या इस कैरेक्टर को मार देना है, कि यहाँ जाना है। वो डिसीजन आपको हर लेवल पे लेना पड़ेगा। तो इसलिए वो पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करने की कोशिश करें कि सेम चीज आप देखें, सेम आप कभी ऐसे कोई नॉर्मल न्यूज़पेपर जो आता है ना घर पे, आप न्यूज़पेपर में देखें, उसमें रिपोर्टर एक चीज बोल रहा होगा, नेता एक चीज बोल रहे होंगे, कोई भी पेपर कोई और चीज बोल रहा होगा। आप ये देखिए कि आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। और ये जस्ट एज अ प्रैक्टिस करिए 10 मिनट रोज, बड़ा मजा आएगा। कि आप जैसे एक निबंध आता था हम लोग जब छोटे थे, एक ऐसे आता था हम लोग के यहाँ, कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो, अगर मैं इस देश का शिक्षा मंत्री होता तो, आप उस जगह अपने आप को रखेंगे ना, तो आप एक स्किल डेवलप करते जाएंगे जो भी है। और कविता कहानी कहाँ से आती है उस पर आ जाऊं मैं, छोटा सा एक सवाल उसका जवाब दे दूं पहले ही। तो आप जब पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि कैसे कैसे लोगों ने कहानियां लिखी हैं। जैसे आप, अगर मैं आज की डेट में आपको, जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, अगर मैं बोलूं कि आपको 1 महीने बाद शाहरुख खान से मैं मीटिंग करवा दूंगा, उसके लिए कोई कहानी है क्या आपके पास? मैं 99% श्योर हूं कि आप सब लोग ऐसी कोई ना कोई कहानी जरूर मुझे बता सकते होंगे या बताने की स्थिति में रहेंगे कि जो शाहरुख खान जिस पे फिल्म बनाए, आई एम श्योर, और वो बहुत अच्छी कहानी होगी। उसको लिखना कैसे है वो सब बाद की बात है, लेकिन आपको वो कहानी पता होगी कि अरे या आजकल की जनरेशन में रणवीर कपूर या रणवीर सिंह की बात करते हैं, शाहरुख खान तो हमारे समय का हीरो हो गया। तो रणवीर सिंह से आपकी अगर 1 महीने बाद मीटिंग है, तो आप सब लोग बना लेंगे। आप सब कोई ना कोई ऐसी कहानी जरूर उसको सुना सकते हैं। और वही चीज है कि आप कहाँ से आएगी आपको नहीं पता, लेकिन आपको इसको बतानी है, उसको ये करना है, उसका ये बनेगा। आप 1 मिनट के लिए सोचिए ना कि आपकी कहानियां कुछ भी हो सकती हैं, तो आप अपने आप उस जोन में आ जाएंगे। और कैसे लिखना है वो फिर सवाल थोड़ा, मतलब वो मुझे भी नहीं पता, वो तो बस आप अपने आप को जितना लिटरेचर से, फिल्मों से और उनसे एक्सपोज करेंगे कि उतना ही ज्यादा आपको समझ में आने लगेगा, एक रिदम समझ में आ जाएगी, अच्छा ये ऐसे होता है। ऐसा है, जैसे हम सारे लोगों ने जो कविताएं लिखना शुरू किया था वो गुलजार साहब की पोयम से इंस्पायर होकर शुरू किया था,
क्योंकि वो जब लिखते थे लगता था हम भी लिख सकते हैं। और अच्छे काम का हमेशा ये होता है कि हर किसी को ये लगता है कि अरे हम भी कर सकते हैं काम, जो भी मास्टर क्लास काम, मास्टरपीस होता है काम, उसमें ऐसा लगता है। बताएं सर, अब ये इसमें आ गए हैं क्या सवाल? हाँ, सॉरी, आप ले सकते हैं सर सवाल। आप पहले या तो अगर बातचीत करना है तो कर लें, अगर मैं जवाब ना दे पा रहा हूँ इस तरीके का तो। क्वेश्चंस की बहुत लंबी लिस्ट जो है वो आ गई है। अच्छा, मुझे ठीक नहीं है, तो दिखा रहा है यहाँ। हाँ हाँ, तो मैं एक बार उनके सवाल और उनके नाम रखता हूँ। हाँ। एक सवाल पहले आया है, अंजने नाम के स्टूडेंट हैं, उनका सवाल है कि आपको ये कैसे पता चला कि आपके पास टैलेंट है। यानी कि इसको मैं थोड़ा सा रीओरिएंट करता हूँ इसको, कि हम्म। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी स्टूडेंट को सबसे बड़ा एक चैलेंज ये रहता है 10th में, 9th में, 11th में, कि हम्म। उनको मालूम नहीं होता है कि वाकई में उनके पास टैलेंट है, कि वो एक छोटी सी कोई भी लकीर है जो कि बहुत, जिसका आगे स्कोप नहीं है। तो ओके। टैलेंट का पता कैसे किया जाए कि हम्म। किसके अंदर कौन सा टैलेंट। हम्म। हम्म। तो सर ये ना बड़ा बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि ना ये जैसे आज भी मेरी वाइफ जो है वो बोलती है अरे आप तो लिख लेते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है। ठीक है ना, ये बहुत कॉमन आपको ये जो सवाल है ना कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि आपको नहीं पता रहता। लेकिन इसमें ना कमाल की बात ये है कि कई बार ना, जैसे वो एक हम लोग के यहाँ जो कहानी सुनाई जाती है ना कि हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल जाते थे, उनको याद दिलाना पड़ता था कि कि भाई आप इतने पावरफुल हो, का चुप साध रहे बलवाना, उनको बोलना पड़ता था। तो जो टैलेंट का सवाल है ना, आप ये देखिए कि कोई ना कोई ऐसी चीज, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपका चाहे 3 लोगों का ग्रुप हो, उन 3 लोगों के ग्रुप में ना एक आदमी कोई ऐसा होगा, एक कोई ऐसा लड़का या लड़की होगी जो कोई घटना अगर कोई हो रही है ना, उसको वही सेम चीज ना बहुत मजे से बताएगा, और दूसरा आदमी बहुत प्लेन तरीके से बताएगा कि हाँ यार ये हो गया, ऐसा हो गया। तो आप ये देखिए, जो टैलेंट पहचानने वाली बात है, पहले तो आप ये देखिए कि आपको इंटरेस्ट किस चीज में आता है ना। आपको अगर मैं बोलूं कि जैसे आज की डेट में कि कि कोई कविता करता है और मैं बहुत अच्छा रैपर हूँ, तो टैलेंट का ना केवल बीज होता है 15-20 साल की उम्र तक। वो ऐसा नहीं होता कि आप एकदम से फूट, जैसे कई लोगों का होता है कि चलो डांस कर लिया या ये कर लिया। लेकिन जब थोड़ा स्पेशलाइज टैलेंट होता है, मान लीजिए किसी का टैलेंट यही है कि वो बहुत अच्छा फोटो खींचता है, कल को कैमरा बहुत अच्छा किसी फिल्म में सिनेमेटोग्राफर बनेंगे वो, तो आपको ना शुरू में केवल वो पता होता है कि ये चीज मुझे अच्छी लगती है, और ऐसी आपको 4 चीजें और अच्छी लगती होंगी। आपका काम ये है, जब आपको ये समझ में आए कि ये मेरा इंटरेस्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे, तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा समय बिताएं। जो उस फील्ड में बड़े लोग हैं, अब सब कुछ यूट्यूब पे है, उनको सुने देखें जो भी आपको। और ऐसी हो सकता है ना 4 चीजों में से वो चारों चीजें ना बचे एंड में, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं कि अच्छा मैं शायद रैपिंग भी अच्छी कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, और मैं तो म्यूजिक भी दे सकता हूँ, मुझे तो गाना तुरंत एक बार में याद होता है, मैं गाना गा भी सकता हूँ, या XYZ 1000 चीजें ऐसी, तो आप पहले देखें कि उसमें जो बेस्ट ऑफ द लॉट है उस समय उस दुनिया में, वो कैसे कर रहा है। आप क्या उससे आइडेंटिफाई करते हैं? आप क्या वो काम बना के जब थोड़ा बहुत करके देखें आप, क्योंकि उस एज में ना 16 साल में डिसाइड कर लेना कि मेरा टैलेंट यही है, ये भी बड़ा गलत हो जाएगा, जो बाद में आप पता चला बोर हो गए 4 साल बाद। तो वो थोड़ा थोड़ा करके देखा, और ये ट्रायल एंड एरर एरर की तरीके से है। आप जब थोड़ा करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मुझे पर्सनली क्रिकेट खेलना एक समय बहुत पसंद था, लेकिन जब मैं कॉलेज में आया मैंने देखा है तो इतने धुरंधर है, और ये तो मैं बहुत गली वाला खेलता था इन लोगों के आगे, तो मेरा अपने आप ही समझ में आ गया। तो वो रियलिटी चेक मुझे हो गया कि नहीं यार, ये तो मेरा कोई टैलेंट ही नहीं है कि मैं अच्छा खेलता था, मैं तो बस कॉलोनी में ही ठीक था अपना। तो इस तरीके से ट्रायल एंड एरर से ही आएगा, उसका कोई श्योर शॉट तरीका नहीं है। और आप ये चीज देखिए कि आपको कैसे, जिस भी चीज में ना आपको करके खुशी हुई थी ना, वो करके आप देखते रहे। खुशी बहुत बड़ी चीज है ना। आपको मजा जिसमें आया था, वो 3-4 चीजें जो भी हैं वो करके देखें, क्योंकि एक बार में पता करना कि ये मेरा टैलेंट है, ये संभव नहीं है। लेकिन इसको मैं एक उससे समझाता हूँ। आप ये मान लीजिए कि आपके पास अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड समय है इस लाइफ में, अनलिमिटेड रिसोर्स। आप समझिए कि हर महीने आपको 5 लाख रुपए अकाउंट में आ जाते हैं, और हर महीने आपको कहीं कुछ जाना नहीं है, कुछ काम नहीं करना है। आप 1 मिनट के लिए अपने आप को उस जूते में रख के देखिए, उस आदमी की पोजीशन में रख के देखिए जिसको अनलिमिटेड पैसा आ जाता है, अनलिमिटेड समय है। फिर आप दिन भर बैठ के क्या करना चाहेंगे? अगर आपको पैसे की और समय की और उम्र की दिक्कत ना हो, तब आप सोचिए कि आप क्या करना चाहेंगे। हो सकता है कोई आप सीरीज ही देखना चाहे, बोलेगा नहीं हम तो फिल्म ही देखेंगे, आप उससे भी बोर हो जाओगे। आपको कुछ करना पड़ेगा,
बिना किए लाइफ कटती नहीं है। आप ये सोचिए कि वो 2-3 चीजें क्या हैं जो आप करना चाहेंगे, कि जब आपको पैसे का लोड ना हो, जब आपको कुछ भी, तो आप शायद टैलेंट तक अपने पहुंच जाए। एक और क्वेश्चन आ रहा है दिव्य। ये हम्म। क्वेश्चन है किरण झा। ये हम्म। पूछ रही हैं कि कहीं उन्होंने पढ़ा था कि वन शुड राइट टिल इमेजिनेशन ब्लीड्स। हम्म। तो ये आप इसको किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं? इससे आप सहमत हैं या इससे असहमत हैं? आपकी इसके ऊपर आपका दृष्टिकोण जो है वो जानना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये बड़ा रिपोर्टर वाला सवाल हो गया है। ये तो इसका जवाब जो है, इमेज देखिए क्या है ना, कि जो शुरुआती जो राइटिंग होती है, देखिए मैंने किताब पढ़ी थी बहुत पहले, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की। तो उसमें क्या था कि जैसे एक तो यह है कि मान लीजिए मैं किसी ऐसे लड़के के बारे में जानता हूँ जो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा और जिसकी नौकरी नहीं लगी। ये इमेजिनेशन नहीं है मेरा, ये मेरा अपना अपना जिया हुआ समय है, सच है, मेरे समय का, मेरे दोस्तों का, मेरा खुद का। लेकिन ये टैलेंट है ही नहीं। कमाल की बात मालूम है क्या है? जब बड़ा आर्टिस्ट होता है तो वो सफरिंग केवल नहीं एक्सप्रेस करता जो उसने जी होती है या देखी होती है, बल्कि वो कल को एक ऐसे हो सकता है मजदूर की कहानी भी लिखे कि जो दिल्ली से चला और दरभंगा तक पैदल पहुंचा या साइकिल से पहुंचा। हमने वो नहीं देखा रास्ते में उसने क्या झेला था, लेकिन जब वो उसको ऐसा लिखे कि आपके सामने वो रास्ते की एक एक चीज खड़ी हो जाए। तो इमेजिनेशन जो सेकंड फेज आता है हमेशा, जैसे एक तो आप अपने एक्सपीरियंस से लिखते हो जहां पे इमेजिनेशन इतना रोल नहीं प्ले करता, लेकिन जो सेकंड फेज आता है इमेजिनेशन का, कि आप ऐसा इमेजिन करो कि वो सच हो जाए आपका। और तभी आर्टिस्ट बड़ा होता है कि जब वो इमेजिनेशन को ना उस जूते में जाते हुए भी ऐसा क्रिएट कर दे कि जैसे वो सही में वो साइकिल पे आया, वो पैदल आया था। और तभी वही असली टैलेंट भी है। तो मैं बिल्कुल इससे अग्री करता हूँ कि इमेजिनेशन इज द बिगेस्ट थिंग। ये सबको मिलता नहीं है, क्योंकि हम सब लोग ना लिमिटेड रिसोर्स के साथ आते हैं, और एक समय के बाद वो रिसोर्स खत्म हो जाता है हमारा लाइफ में, और उसके बाद फिर हमें इमेजिनेशन से काम चलाना पड़ता है। और इमेजिनेशन आप दूसरे की फिर उधार लेते हैं, फिर आप उसको अपने अंदर ऐसा कर लेते हैं, जज्ब कर लेते हैं कि जैसे हमारा ही हो। जैसे सिंपैथी जो वर्ड है ना, वो बहुत वन वे है। इम्पैथी जो वर्ड है, कि आप वही फील करें जो दूसरा कर रहा है, तो फिर वो आपको काम करेगा, और तब आप वो कर पाएंगे। तो उससे मैं अग्री करता हूँ एक तरीके से। अगला सवाल सर। अगला सवाल है, ये एक सौम्या है जो पूछ रही हैं कि मैं पोएम्स लिखती हूँ, हम्म। लेकिन मुझे और अच्छे शब्द मिले अपने कविता में, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे उसके शब्द लिए बहुत जैसे वैसे नहीं मिल पाते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये कंफ्यूजन रहता है कि हम जो लिख रहे हैं वो सही है कि नहीं है, वो सही वर्ड उसमें उतरे हैं कि नहीं उतरे। इसका दुनिया में और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि जो आप पता नहीं हिंदी या अंग्रेजी जिसमें भी आप लिखते हो, आप पहले तो उस फील्ड के कम से कम जो सबसे बड़े जो 5 या 7 लोग या 10 लोग हैं, उनका सब कुछ पढ़ डालिए धीरे धीरे करके। जैसे मान लीजिए आप हिंदी में या उर्दू में उस तरीके का आप लिखते हैं, तो अब जैसे पोएम का तो विशाल सर भी बहुत अच्छा बता सकते हैं। जैसे मेरे जो फेवरेट हैं, कि कोई भी जो कविता लिखता है उनको केदारनाथ सिंह को पढ़ना चाहिए, उनको इब्ने इंशा को पढ़ना चाहिए, उनको मुनीर नियाजी को पढ़ना चाहिए। और आप ओवर ए पीरियड, जैसे आप जब करेंगे ना, तो पहली बार में गालिब आपको समझ ही नहीं आएंगे जिस एज में शायद आप हैं, बट आप धीरे धीरे वो भी समझ। तो आप देखिए कि उस फील्ड के जो टॉप 10 लोग हैं या टॉप 5 लोग हैं, उन्होंने क्या लिखा है, क्या किया है। जब आपने मैं आपको उसमें इमर्स करेंगे, उसमें डालेंगे, तो आपको अपने आप ना एक फ्लो समझ में आने लगेगा शब्दों का। और शब्द तभी आते हैं जब आप, जैसे शब्द ना डिक्शनरी की तरीके से हैं, जितना आप उसको पलटेंगे उतने ज्यादा आप सीखेंगे। तो हिंदी की डिक्शनरी उठा के या उर्दू की डिक्शनरी उठा के कुछ नहीं होगा। आप ये देखिए उनका यूज कैसे हुआ है, क्योंकि शब्द ना जो मतलब बनाते हैं वो उसके यूज से बनाते हैं। उन शब्दों का अपने आप में कोई मतलब नहीं रहता। जब जिस तरीके, तो आप पहले वो तरीका देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके, मेरा तरीका ये है, मैं कौन सा शब्द पिक करूं। तो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा उस फील्ड में, और केवल पोएम्स ना पढ़ें। जैसे मान लीजिए आप हिंदी में लिखते हैं तो आप कहानियां भी पढ़ें। तो आपको हर कहाँ से इंस्पिरेशन आएगी आपको नहीं पता, तो आप पढ़ेंगे तो आपको वो आएगा। और कोई तरीका नहीं है उसको, मतलब सिवाय, आप ऐसे सोचिए ना कि आप जो भी भाषा बोलते होंगे, हिंदी बोलते होंगे,
हिंदी आपने कब से सीखना शुरू किया था? जब आप 6 महीने के होंगे तब से आपको कान में पड़ रहा होगा घर पे, और करते 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 आज 15 साल बाद, 10 साल बाद आपको इतना एक्वायर हुए हैं शब्द जो उसके हैं, जो 5-7 हजार शब्द हर किसी को पता होते हैं। तो वो अपने आप में एक नई भाषा सीखने जैसा है। तो आप एक हाँ, तो वो करेंगे तो मिल जाएगा। ये आवाज आ सिर्फ रही जाने वाला है, ये 6-7 मिनट में हम लोगों का सेशन ना। बताएं सर। हाँ, एक ये सवाल आ रहा है कि एक शैलेश मिश्र पूछ रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि मुझे जब मैं लिखने बैठता हूं तो मुझे कोई चीज इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन हम्म। मुझे ये कैसे समझ में आएगा कि वो बाकियों को भी उतनी ही इंटरेस्टिंग लगेगी? तो ये बहुत अच्छा सवाल है सर। इसमें ना ये शैलेश जी, इसमें करना क्या है कि आप बाकियों की चिंता ही मत करिए। जब आप लिख रहे हैं उस टेबल, कुर्सी, मेज पे, ये समझ लीजिए कि वहीं दुनिया खत्म हो जाएगी और आप इस दुनिया के आखिरी इंसान है जो उस कविता या कहानी या जो भी चीज आप लिख रहे हैं उसको पढ़ रहे होंगे। क्योंकि जब आप बाकियों का हिसाब लगाएंगे ना, तो इस दुनिया में 6 अरब लोग हैं, किसका किसका हिसाब लगाएंगे? दरभंगा शहर के ही सब लोगों का हिसाब नहीं लगा पाएंगे आप। तो आप हमेशा ऐसे लिखिए कि आप ही उसके रीडर हैं। अगर वो आपको अच्छी लगी है, जैसे वो जावेद अख्तर साहब एक बड़ा अच्छा बोलते हैं कि अगर कोई सीन लिखते हुए आप अगर कमरे में बैठ के नहीं रोए या हंसे या मुस्कुराए हैं, तो हॉल में जो ऑडियंस में देख रहा है वो भी हंसेगा, रोएगा, मुस्कुराएगा नहीं। तो आप अपना देखिए, है ना? कभी दूसरे का मत। राइटिंग बहुत पर्सनल चीज होती है। आपको जो चीज अच्छी लगेगी वो सबको अच्छी लगेगी। जैसे वो चाहे बादशाह का गाना हो और चाहे वो गोपाल दास नीरज की लाइनें हो, वो आपको अच्छा लगेगा तभी लगेगा। आप दूसरे की चिंता ही मत करिए। आप ये सोचिए ना कि आप ही उसके पहले रीडर हैं और वो है। आप अगर पूरी तरीके से उसमें डूब के करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा, वहां से पूरी हो जाएगी वो चीज। एक सवाल ये आ रहा है दिव्य कि हम पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें कि हम राइटिंग को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं? आपने कैसे किया था? नहीं, तो ये बड़ा गलत सवाल है। आपको कन्विंस, वही मैं कह रहा हूँ ना, कम एज में कन्विंस करना ही नहीं है। आप ना करके दिखा दीजिए। मैंने तो सीधे सब कुछ किया और एक दिन सामने किताब रख दी ना टेबल पे कि आ गई किताब। कन्विंस करने की जरूरत नहीं है ना। राइटिंग ऐसा नहीं है ना। देखिए वो अब मुझे अब नौकरी इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि मेरे राइटिंग असाइनमेंट ज्यादा हो रहे थे जो मैं संभाल नहीं पा रहा था नौकरी के साथ में। तो आपको कन्विंस करना नहीं है इसमें, आपको पैरेलली करना है। मैं बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर आप छोड़ के कल को कोई मिले मुझे और बोले कि अरे वो दिव्य प्रकाश दुबे को सुन लिया था और मैंने सब छोड़ दिया गौतम बुद्ध की तरह और अब मैं राइटर हूँ। ये बिल्कुल मत करिएगा। आप पैरेलली धीरे धीरे करिए, क्योंकि आप श्योर नहीं होते ना। मैं खुद ही जैसे मैं इतना, अब जब इतना सारा कुछ आ रहा है, लिख रहा हूँ, बावजूद इसके मुझे लगता है कि शायद 5 साल बाद मैं राइटिंग छोड़ के शायद डायरेक्शन करूं, मुझे नहीं मालूम, है ना? राइटिंग कम से कम ऐसा कि आप पैरेलली करें, आप धीरे 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 बिल्ड करते रहें। और फिर एक दिन समय आएगा कि आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें पेरेंट्स को कन्विंस नहीं करना है ना। अगर आप अलग से लिख रहे हैं तो आपके पेरेंट्स कोई मना नहीं करेंगे ना। वो अपना समय निकालिए, आप अपना टाइम मैनेजमेंट करिए और धीरे धीरे करते रहिए। और आपको एक दिन पता चल जाएगा कि आपको पेरेंट्स को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। और अगर तब ऐसा होता है 2-4 साल बाद, तो आप बताइएगा, तो मैं मीटिंग करूंगा फिर उनसे। एक एक सवाल इसी के ऊपर आया है। हम्म। ये तनय पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आपको नौकरी छोड़ने के बाद कभी ऐसा लगता है कि वापस नौकरी कर लेनी चाहिए? नहीं। हर एक दिन इतना हल्का लगता है ना दिमाग में ये। तो मुझे अभी तक तो नहीं लगा, टचवुड। और अगर मान लीजिए, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि कल को ऐसी सिचुएशन होती है कि वो राइटिंग स्टॉक मेरा अंदर से खत्म हो जाता है और कल को ऐसी जरूरत होती है, तो भी मैं कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड कर लूंगा। मैं शायद तब कुछ ऐसा कर लूंगा। लेकिन मेरे को ऐसे ना नौकरी से कोई बहुत नफरत नहीं थी, मतलब ऐसा बात। और मेरा काम भी बहुत अच्छा था बाद में जो मैं स्टार के लिए करता था। वो इस तरीके का करता था कि एक सेकंड सर, एक सेकंड मेरे को दे। अभी हो सकता है कि सेशन ये जूम का करीब 3-4 मिनट के बाद खत्म हो जाए, तो आप लोग वापस जैसे ज्वाइन किए थे सेकंड सेशन, वैसे ही आप लोगों को लिंक क्लिक करके थर्ड सेशन में आना होगा। हाँ दिव्य प्लीज। एक सेकेंड, मुझे लगता है आप म्यूट पे हैं। दिव्य मैं आपको वापस
हम्म। हाँ देवी, अब आप तो अनम्यूट हो गए वो हैं। नौकरी का ऐसा है कि जैसे मैं जो नौकरी करता था, मैं स्टार जो हॉटस्टार, स्टार प्लस, स्टार भारत आप लोग देखते होंगे, मैं इन लोगों के लिए कहानियां सुनता था। मेरे को आके प्रोड्यूसर और राइटर्स कहानियां सुनाते थे कि आगे शो बनेगा या नहीं बनेगा। मैं इस तरीके का काम आखिरी में करता था। इससे अच्छा और काम क्या हुआ कि सबसे आप बैठे सबसे हो, पहले तो ये आश्चर्य की बात है कि दुनिया में ऐसी भी नौकरी होती है कि कहानियां सुननी हो। सुननी हो। हाँ, तो आप, और वो भी मुझे नौकरी वाली क्यों मिली थी, क्योंकि मैंने मेरे को क्यों मिली उसमें देखिए ना, आइडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें, कि मैंने वहां पे मैनेजर गिरी जो की थी, मतलब जो वहां पे मैं धीरे धीरे एजीएम हो गया था, और साथ में ऐसे लोग बहुत कम थे। आप सोचिए, इतनी कमाल की बात है कि जिनको मैनेजमेंट का बैकग्राउंड भी हो और जिनको राइटिंग भी समझ में आती हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी स्किल थी। तो मेरा तो इंटरव्यू भी नहीं हुआ था, मतलब उन्होंने मेरे से सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट जैसा किया था कि आप ज्वाइन कर लो हमारे लिए। मतलब मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, मैंने कहा कि भैया मैं जैसे मैंने डिसाइड कर लिया था आइडिया में ही नौकरी करते हुए कि अब मैं कभी रिज्यूम नहीं बनाऊंगा अपना, है ना, जिसको करना है वो ऐसे ही करे जैसा। और वो एक जिद भी थी। और फिर जब हुआ तो 1 मिनट का डिस्कशन हुआ और कहा कि ये काम है। मैंने कहा ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आपको पैसे भी मिल रहे हैं पहले से ज्यादा, और आप कहानी सुन रहे हैं बैठ के। तो तो आप जैसे ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो पैरेलल ही करते रहें, क्योंकि जो आप नॉर्मल काम कर रहे हैं ना, राइटिंग उसको एक तरीके से एज देगी, एक तरीके से उसको एक नेक्स्ट लेवल। ऐसा नहीं है कि आप बैठ के कमरे पे जनरेट करें, क्योंकि कम एज में वो एक्सपीरियंस नहीं होता है। आपको राइटिंग के लिए ना एक्सपीरियंस एक्वायर करने की जरूरत होती है। मैं तो कई बार ये भी बड़ा डिमोरलाइज करता हूँ लोगों को कि आपको राइटिंग, जैसे मैंने 28 की एज में करीब करीब शुरू किया था, और 28-29 में प्रॉपर राइटिंग जिसको बोलने की किताब वाली। तो आप जितना लेट हो पाए, पहले आप एक्सपीरियंस ले लें, तब आप लिखना शुरू करें उसमें, उससे पहले ना लिखें। एक एक